जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। जैसा हम देखेंगे सीरिया में सरकार का तख्ता पलट हो गया। बशर अल असद जो पिछले 24 साल से राज्य कर रहे थे, 11 दिन में उनका तख्ता पलट हो गया। उसके पहले उनके पिताजी ने 29 साल तक राज किया था और लड़ाई ऐसी हुई, इतना तेज हमले किए गए कि आप सोचिए चाहे बिल्टअप एरिया हो जहाँ पे लड़ाई बहुत लंबी खिंच सकती है। रशिया यूक्रेन में हमने देखा किस प्रकार से जहाँ जहाँ शहरों के अंदर लड़ाई होती है, इतना आसान नहीं होता है। हम सैनिक हम समझ सकते हैं कि गली गली की लड़ाई, घर घर की लड़ाई समय लगती है, लेकिन यहाँ इनकी सेना ने हथियार छोड़ दिए, हिम्मत छोड़ दी, जिसको कहते हैं लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, खाली करते चले गए और इतनी तेज़ी से वो आगे बढ़े। 11 दिन में पूरे देश पर कब्जा कर लिया और असद को भाग के रशिया में शरण लेनी पड़ी। यहाँ पर बाकी चीज़ें तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी कल से न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं। मैं दो तीन बातें जो मेरे अपने विचार हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या निकलेगा दुनिया के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए। क्या वहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, क्या वहाँ स्थायी सरकार बनेगी। देखिए, एक तो STS ने जो इसको कि मोहम्मद अली जुलानी जिसका हेड है, जिसके ऊपर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है, ये आतंकवादी ग्रुप है। इन्होंने वहाँ पर तकरीबन मुख्य अपोजिशन के तौर पे उभर के आए हैं और जिन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप हैं, चाहे एक तरफ कर्डिश है, एक तरफ सीरियन नेशनल आर्मी है, कहीं पे ISIS है, कहीं पर ये अपने जो पुराने और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। कई ग्रुप्स वहाँ पर हैं जो कि ऑपरेशनल है। बड़े बड़े ग्रुप तो 11 ग्रुप बताए जाते हैं। क्या ये आपस में मिलकर रहेंगे? क्योंकि इनमें आपस में बड़ी तगड़ी दुश्मनी है। और दूसरी बात यह है कि ये आज STS लेके आया है, साथ साथ अमेरिका ने ISIS के ऊपर बम्बार्डमेंट चालू कर दिया, क्योंकि ISIS के साथ STS की नहीं बनती। STS के हेड के ऊपर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। उधर से जो कुछ सीरियन नेशनल आर्मी के जो पुराने लोग हैं, अलवाइट ग्रुप जो है जिसकी सरकार थी, वो भी कुछ लोग बचे हुए हैं कोस्टल एरिया में, सीमावर्ती इलाकों में। साथ साथ कर्डिश रेबल्स हैं जिनकी टर्की के साथ नहीं बनती और टर्किश ने STS को सपोर्ट दिया हुआ है और जिसकी सरकार वहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एंगल निकल के आ रहा है कि इनको विदेशी सपोर्ट मिली है, इंटेलिजेंस मिला, हथियार मिले हैं। अब अमेरिका ने दिए इनको, टर्की ने दिए हैं, और जितनी तेज़ी से लोग आगे बढ़े और असद की जो सरकार इन्होंने गिरा दी, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब ये लोग मिलके करें। हालांकि HTS ने अभी एक दावा किया है कि हम बाकी धर्म के लोगों को हम सुरक्षित रखेंगे। क्रिश्चियन हैं वहाँ पे, 13% शियाज हैं, ये सुन्नी ग्रुप है। इसके अलावा 10% क्रिश्चियन है, 3% ड्रूज हैं, साथ में अलवाइट्स ग्रुप है जो कि जिसकी पहले सरकार थी। इन सबको उन्होंने कहा कि हम इनको सुरक्षित रखेंगे, देश के जो मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचा के रखें। लेकिन ऑन ग्राउंड कितना रहता है, क्या वो अपनी विचारधारा को रातों रात बदली कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फंडामेंटलिस्ट माने जाते हैं, हार्डलाइनर माने जाते हैं, तो क्या ये उसको बदली कर लेंगे। देखिए, इसका असर इसराइल पर भी पड़ा है। इसराइल को भी डर है कि इनके हाथों हथियार लग गए तो ये कहीं और नया एंगल ना शुरू हो जाए। हालांकि इनकी बशर असद से भी नहीं बनी थी, लेकिन और आए दिन इसराइल वहाँ बम्बार्डमेंट कर देता था। लेकिन अब ये नई सरकार आई है, यहाँ पर अभी इसराइल सोच रहा है कि क्या ये इसराइल सुरक्षित महसूस करेगा। यही कारण है कि आप देखिए 1974 से जो गोलन हाइट्स के आगे सीरिया के साथ बॉर्डर था, वहाँ पर बफर जोन बनी हुई थी जहाँ पर दोनों की सेनाएं नहीं थी। एक UN का पहले रहता था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, और एक 1974 के बाद जो एग्रीमेंट था, अभी इसराइल ने उसको तोड़कर उन इलाकों को कब्जा का प्रोसेस शुरू कर दिया। साथ साथ भारी बम्बार्डमेंट कर दिया है कि जो बड़े बड़े रॉकेट, केमिकल वेपन सिस्टम या जिनसे इसराइल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है नई सरकार के द्वारा, उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। तो ये तो इसराइल का एंगल हो गया। टर्की भी सोच रहा हो कि मैं क्या करूं, ये अच्छा मौका है, ऐसे में STS को मैंने मदद दी है तो कर्डिश रेबल्स को भी क्या मैं ख़त्म करूं, नुकसान पहुंचूं। और अमेरिका ने साथ साथ अपने इनको ख़त्म कर दिया, काफ़ी बड़ी संख्या में ये
ISIS के ऊपर बम्बार्डमेंट चालू कर दिया, रॉकेट अटैक करने चालू कर दिए। तो ये सब देखते हुए जो हमले हो रहे हैं, काफ़ी बड़े हमले किए जा रहे हैं, और इसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लग रहा है वो है रशिया को और ईरान को, क्योंकि रशिया की तो बेसिस थी। बशर अल असद रशिया समर्थित सरकार थी, आज वो भाग के रशिया में उसने शरण लिया, और ईरान भी सपोर्ट करता था इसको, और ईरान सीरिया के थ्रू ही हिजबुल्ला को हथियार, रसद, एम्यूनिशन जो कुछ पहुँचा वहीं से पहुँचाया जाता था। अब जैसी सरकार बदली होती तो हिजबुल्ला का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो हिजबुल्ला पहले ही हमलों से परेशान है, उनको पीछे से सप्लाई नहीं आने से उनका खात्मा करने में भी इजराइल को तेज़ी हो जाएगी, तेज़ी से हो जाएगा। साथ साथ रशिया के वहाँ से प्रभाव कम होने से अमेरिका खुश है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक विन मैं देख रहा हूँ इसको यहाँ पर, कि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत निकल के आ रही है। और यहाँ जो देखा जाए तो इस प्रकार से इजराइल का देखा जाए तो हमास को ख़त्म कर दिया था, हिजबुल्ला बहुत कमज़ोर हो गया है, साथ साथ सीरिया में भी वो आए दिन वहाँ से रॉकेट बम्बार्डमेंट होता था, तो इन्होंने सीरिया को भी ख़त्म कर दिया, उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया। तो अब बचेगा ईरान। तो क्या वो ट्रंप जो 20 जनवरी को आने वाला है, जिन्होंने कहा कि मैं ईरान को सॉर्ट आउट करूँगा, तो क्या वो एक ईरान के जो जितने भी प्रॉक्सीज हैं इनको धीरे धीरे कमज़ोर करके ख़त्म करके क्या वो ईरान पर अभी टैकल करेंगे? ये अब देखने वाली बात है किस प्रकार से रहेगा। तो ये सब देखते हुए इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वाकई में एक बहुत बड़ा इस समय में मिडिल ईस्ट में काफ़ी हलचल है, काफ़ी